जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। नंबर सिस्टम की ये सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई रिकरिंग रैशनल नंबर है डेसिमल फॉर्म में, तो उसको आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब उसके बाद रैशनल इरैशनल के मामले में सबसे मेन बात आती है कि ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। सो इरैशनल नंबर के ऑपरेशन मतलब कौन कौन से, तो हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलो हम लोग देखते हैं कि अभी ये ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपको कोई इरैशनल नंबर दिया है और उस पे आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करनी है, तो बहुत आसान है। जैसा नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वैसा ही, सिर्फ एक बात हमें याद रखनी है, इरैशनल नंबर में जो सर्ड वाला पार्ट है, जैसे अगर मुझे दिया है कोई क्वेश्चन 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस, ये एक इरैशनल नंबर है, प्लस दूसरा इरैशनल नंबर अगर मुझे दिया है कि 1 प्लस 3 रूट 3। ओके, तो अभी एक बात समझ लो, इसमें मैं ब्रैकेट्स निकाल लेता हूं। अभी दो अलग अलग नंबर दिखाने के लिए मैंने ब्रैकेट्स डाली थी, अभी मैं ब्रैकेट्स निकाल देता हूं। ये एक रैशनल है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। अब इसमें एडिशन होते समय एक बात हमें याद रखनी है कि अगर रूट 2 है तो यहाँ पे जो रूट 2 वाला रहेगा उसके ही साथ वो ऐड हो सकता है। अभी यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 3 है, इन दोनों की एडिशन नहीं होगी, वो दोनों एज इट इज रहेंगे। फिर एडिशन में क्या होगा, सिर्फ ये 3 जो है वो रैशनल है, 1 जो है वो रैशनल है, उन दोनों की एडिशन हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 2 will remain as it is and again this 3 root 3 will also remain as it is। यही आंसर है, इससे ज्यादा इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। फिर एडिशन कब होगी, तो एडिशन करने के लिए हमें याद रखना होगा, जैसे अगर क्वेश्चन आपको दिया है, मानो यही ले लेते 3 प्लस 2 रूट 2 और प्लस दूसरा वाला नंबर आ गया हमारा, वो 1 एज इट इज ले लेते हैं, प्लस 3 रूट 2। तो देखो यहाँ पे ये 3 जो है वो जैसे 1 के साथ पहले ऐड होगा वैसे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4। और ये रूट 2 दोनों सेम है, तो दोनों रूट 2 अगर सेम है तो उनके कोएफिशिएंट्स की एडिशन हो सकती है। सो ये 2 रूट 2 और ये 3 रूट 2 एडिशन होगी, तो 3 प्लस 2 इट बिकम 5 और ये रूट 2 जो है वो एज इट इज रहेगा। जो हम लोग वेरिएबल के साथ करते हैं वही सेम चीज यहाँ पे करनी है। जैसे कोई x वाला है तो x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के साथ ऐड होता है, वैसे ही टाइप में हमें करना है। तो यहाँ पे रूट 2 है तो एडिशन होगी, रूट 3 है तो एडिशन होगी, लेकिन अलग अलग है तो एडिशन नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? हाँ। सो ये होगी इरैशनल नंबर की एडिशन। उसी टाइप से होती है सब्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल अगर आपको दिया है कि चलो अलग टाइप का एग्जांपल लेते हैं अभी, 4 रूट 3 माइनस, यहां पे ब्रैकेट डाल दो, 4 रूट 3 माइनस 5 प्लस रूट 3, ये अगर आपको दिया है तो यहां पे होगा क्या, ये जो माइनस साइन है वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 4 रूट 3, फिर ये माइनस साइन लग जाएगी 5 को भी और ये माइनस साइन लगेगी रूट 3 को भी, तो माइनस रूट 3। अभी देखो ये दोनों जो सर्ड है ये दोनों सेम है कि नहीं। सर्ड मतलब जो इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उसको स्क्वायर रूट लगाना, नॉन परफेक्ट क्यूब्स को क्यूब रूट्स को नॉन परफेक्ट क्यूब्स को क्यूब रूट लगाना, मतलब जिसका क्यूब रूट नहीं निकलता है परफेक्ट उसको क्यूब रूट लगा दो, जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आता है उसको स्क्वायर रूट लगा दो, तो वो हो जाता है सर्ड। तो ये जो सर्ड वाला पार्ट है रूट 3 वो दोनों सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट की सब्ट्रैक्शन होगी। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 4 माइनस 1, सो योर आंसर इज 3, और ये रूट 3 जो बाजू वाला था वो एज इट इज, जैसे हम x के साथ करते हैं, और ये माइनस 5 एज इट इज, दिस इज योर आंसर। तो ये हो गई इरैशनल नंबर की ऑपरेशंस, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी आप बात करोगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही आसान है गाइस, सिर्फ दो अलग अलग ब्रैकेट को जिस तरीके से हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे टाइप से इरैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है। अब इसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो सिर्फ इसमें एक जगह पे माइनस साइन डाल देते हैं तो आपको थोड़ी सी आइडिया ज्यादा क्लियर होगी। एक ले लेता हूं मैं एग्जांपल,
जैसे आप लोग सोचो यहाँ पे इन दोनों को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये जो दोनों ऊपर दिए हुए हैं इन दोनों को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये मेरा एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो इनको मल्टीप्लाई करने में मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस के जगह पे कर देता हूँ माइनस। ठीक है, चलो यहाँ पे बीच में एडिशन नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई करने हैं मुझे। कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मली हम लोग दो ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे कर देते हैं? फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ, मतलब इधर के दोनों को उधर वाले दोनों के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3 1 जा 3, देन 3 into -3, 3 into -3 -9 और वो √3 एज इट इज, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। फिर 2√2 into 1, क्योंकि 3 के साथ दोनों का हो गया, अभी 2√2 into 1 इट बिकम 2√2 and 2√2 into -3√3, so 2 into -3 it is become -6, और जो स्क्वायर रूट के अंदर के है वो दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट में कोई नंबर है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। सो √2 into √3 इट बिकम √6, 2 3 6। एक बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी है, √2 प्लस √3 दिया है तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। ले √2 माइनस √3 दिया है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि रूट्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो ना तो कंबाइन होती है ना तो सेपरेट होती है। मतलब अगर आपको रूट के अंदर इस तरीके से दिया है √(x + y), तो आप लोग सोचोगे ये स्क्वायर रूट में x को अलग और y को अलग दे दूं, नहीं चलेगा। मतलब इसका अगर आप आंसर इस तरीके से लिखते हो √x + √y तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्क्वायर रूट जो है वो ना तो कंबाइन होता है ना तो सेपरेट होता है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के मामले में स्क्वायर रूट कंबाइन भी होता है और सेपरेट भी होता है। मतलब ऐसे जैसे भी यहाँ पे √2 into √3 था तो इन दोनों को कंबाइन स्क्वायर रूट देके 2 into 3 कर दिया, तो आपका आंसर आ गया √6, ये करेक्ट है। वैसे ही अगर कंबाइन है जैसे √2 into 3 तो √2 अलग दे दिया, √3 अलग दे दिया। स्क्वायर रूट जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मामले में ना कंबाइन होगा ना सेपरेट होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों मामले में वो सेपरेट भी हो सकता है और वो कंबाइन भी हो सकता है। मतलब जैसे अगर डिवीजन में आप लोग को बोला जाए अंडर रूट ऑफ हम लोग लिखते हैं चलो 5/3, सो आप लोग इसको लिख सकते हो √5/√3, ये करेक्ट है। स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट हो गया यहाँ पे, और उसको ही उल्टा देख लो तो कंबाइन भी हो गया। सो मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कंबाइन हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। ये हो गया ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन। और इसको आगे वो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसको आगे सिंपलीफाई करना है मुझे, तो सिंपलीफाई में देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √6 है, ये कोई नहीं, कुछ भी ऑपरेशन इसके आगे नहीं होगा, यही फाइनल आंसर है। इसके आगे और सिंपलीफाई करना पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये 2 कॉमन ले सकते हो, 6 कॉमन ले सकते हो, पर जो करेगा वो बाहर वाले के साथ, अंदर वाले कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि वो अलग है। तीनों अगर सेम होते तो बात अलग थी। ये हो गए मल्टीप्लिकेशन तक की बात। लेकिन जब हमें इररेशनल नंबर को डिवाइड करना है तब मेन ऑपरेशन खड़ा हो जाता है। दैट ऑपरेशन इज नोन एज रैशनलाइजेशन, हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में ये रैशनलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप लोग को समझ लेना है। रैशनलाइजेशन में पहले तो हम लोग समझ लेते कि अगर डिनोमिनेटर डिवाइड में सिर्फ एक ही टर्म हो तो, मतलब आपको डिवाइड करना है, जैसे आप लोग को दिया है 3/√2, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, वो कैसी है? इररेशनल, क्योंकि बात चल रही है इररेशनल की, तो न्यूमरेटर रैशनल है, डिनोमिनेटर इररेशनल है, इररेशनल से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको क्या करेंगे? तो रैशनलाइज करने का मतलब होता है जब एक ही टर्म है तो रैशनलाइज करने का मतलब होता है जो है उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। बहुत आसान, √2 से ही मल्टीप्लाई किया, √2 से ही डिवाइड किया, क्वेश्चन चेंज हुआ? नहीं, क्योंकि ये √2 कैंसिल भी हो सकता है। फिर आप लोग बोलोगे लिया क्यों अगर कैंसिल हो सकता है? तो लिया इसलिए कि डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल होना चाहिए, वो इररेशनल नहीं चाहिए। अभी देखो फायदा ये होगा 3 into √2 become 3√2 एंड नीचे √2 into √2 it become 2, तो डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर अभी नहीं है, ये रैशनल है, हमारा काम हो गया। इसके आगे सॉल्व करना इजी रहता है जब अगर बड़ा क्वेश्चन रहे तो। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है, रैशनलाइजेशन
सिखाना था, इसलिए यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। ये कब, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो उसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करो। √3 होता है, डायरेक्ट कर देते। अब एक बात समझो, अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है लेकिन आप लोगों को अगर एक ही टर्म तो है लेकिन वो टर्म ऐसी है कि उसमें से कोई कुछ नंबर बाहर निकल सकता है। अब जैसे 5/√12, तो मैं √12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे √12 है, मैं √12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, √12 से डायरेक्ट डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन इसमें एक और मेथड निकलती है, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या नाम है? लीस्ट। अच्छे से समझ लेना है आपको, नाम मैं इधर लिख लेता हूं नीचे, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर का ये मतलब ये होता है कि अगर जैसे ये √12 है तो ये √12 को मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकता हूं। मतलब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 √12 हो जाएगा 4 × 3। मतलब मैं 12 को एक परफेक्ट स्क्वायर इनटू समथिंग लिख सकता हूं। तो ये जो 4 है वो बाहर आ गया, सो 4 का स्क्वायर रूट आ जाता है 2, √3 का स्क्वायर रूट √3। सो 12 को मैं √3 लिख लूंगा और अभी जो √3 आया है मुझे सिर्फ √3 को रैशनलाइज करना पड़ेगा, पूरे √12 को रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो √3 है, दिस नोन एज लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब क्या करना है, कोई भी अगर बड़ा नंबर दिया है तो उसको सिंपलीफाई करके रिड्यूस कर लो और जो स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा दैट इज योर लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। कभी-कभी आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, अगर जैसे √12 दे दिया और बोल दिया फाइंड इट्स लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है और बोलना है आपका आंसर क्या है, √3। सो फिर आपको यहाँ पे काम बचेगा सिर्फ √3 से रैशनलाइज करने का। मतलब ये ऐसे होगा 5/2√3, फिर रैशनलाइज करो सिर्फ √3 से, √3/√3। फिर देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्वेश्चन रिमेन अनचेंज। सो 5 × √3 इट बिकम 5√3 और नीचे 2 और √3 × √3 इट इज 3। सो फाइनली योर आंसर इज 5√3/6। ये आपका आंसर आ गया, वेयर लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √3। और भी देखते हैं, जैसे अगर आपको दिया हो, चलो फॉर एग्जांपल आई लेट 7, थोड़ा सा यहां ले लेते हैं एग्जांपल, 7/√72। अभी मुझे बोलो √72 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, फिर नीचे 72 आएगा, थोड़े नंबर बड़े हो जाते हैं। फिर इसमें हमें जरूरत पड़ती है लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने की। √72 कैन बी रिटन एज 7/72 इज 36 × 2 और 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कभी भी इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं, मतलब जो स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि दोनों में से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो ही स्प्लिट करके फायदा, वरना मत करो। जैसे आप लोगों को अगर आ जाएगा √10, तो आप लोग लिख लोगे √5 × 2, कोई मतलब नहीं है, 5 और 2 दोनों परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो फिर उसको √10 ही रखो, 5 × 2 करने की जरूरत नहीं है, खुद 10 ही लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, खुद 10। पर यहाँ पे तो 36 × 2 लिख सकता हूं मैं, सो ये हो जाएगा 7/√36 इज 6 और ये √2 बचेगा। सो हियर लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √2। अभी मैं सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 से डिवाइड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सो दैट इज नोन एज रैशनलाइजेशन व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली वन टर्म। और जो मैंने √10 का बता दिया था वो भी कंडीशन बोल देता हूं। जैसे अगर आपको आ जाए 6/√10, तो अभी आप लोग बोलोगे √10 का लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, तो वो खुद ही है। क्यों? क्योंकि उसको मैं ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकता कि जैसे कि कोई एक नंबर उसमें से परफेक्ट स्क्वायर हो, वो किसी परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे मैं खुद √10 से ही रैशनलाइज कर दूंगा, क्योंकि वो खुद उसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है, उसको स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे फॉर्मेट में लिखना पॉसिबल नहीं है। सो आपका आंसर आ जाएगा 6√10/10। दिस इज योर आंसर।
आ गया समझ में? ये सब कब करेंगे रैशनलाइजेशन? जब एक ही टर्म डिनोमिनेटर में हो तो जो है उसी से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, या फिर अगर उसको स्प्लिट करना पॉसिबल है तो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो और आगे सॉल्व करो। ये सारे एग्जांपल एक बार अच्छे से देख लेना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब कंडीशन आती है कि अगर डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा टर्म्स हो तो क्या करें? मतलब डिनोमिनेटर अगर इस तरीके से हो, इसको रख लेते साइड में। अगर आपको डिनोमिनेटर में दिया है 1/√2 प्लस √5, अभी बताओ कितने टर्म्स आ गए? 2। तो ऐसे टाइम पे इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? तो इसको रैशनलाइज करने के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला का यूज होता है, आइडेंटिटी का यूज होता है, जो आप लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। मैं ऊपर ही लिखता हूं क्योंकि ये आइडेंटिटी पूरे रैशनलाइजेशन में जरूरी है। दैट आइडेंटिटी इज a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। क्या है? दोनों की एडिशन इनटू दोनों की सब्ट्रैक्शन, देन इट विल बिकम सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर स्क्वायर्स। सो a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। ये फार्मूला का यूज करके रैशनलाइजेशन होता है। अगर दो टर्म्स हो तो, 2 रहे 3 रहे कितने भी फिर, ठीक है। सो इसका हो जाएगा, देखो ध्यान दो। सो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे √2 प्लस √5 है, तो बीच में जो साइन है ना, देखो दोनों टर्म्स हमें सेम लिखने। जैसे यहाँ पे √2 है तो इधर √2 लिख दो, और यहाँ पे √5 है तो √5 लिख दो। डिनोमिनेटर में भी √2 √5। सिर्फ बीच में साइन अगर प्लस है तो यहाँ पे लेनी है माइनस, और नीचे भी माइनस। मतलब यहाँ पे जो साइन रहेगी उसके अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अपोजिट साइन बोले तो उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट। मतलब ये इसका कॉन्जुगेट है और ये उसका कॉन्जुगेट है, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो हमें डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, तो आप लोग का रैशनलाइजेशन इजी होगा। तो आगे क्या करेंगे अभी? तो आगे 1 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 1 से मैंने √2 into √5 को मल्टीप्लाई किया तो वो खुद ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन चेंज होता ही नहीं। और डिनोमिनेटर में देखते हैं, तो डिनोमिनेटर में ये a प्लस b, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है a माइनस b। ये a प्लस b और ये a माइनस b। यही फॉर्मूला हर बार रैशनलाइजेशन में यूज होगा, हर बार। सो यहाँ पे कैसे आएगा? a जो है वो √2 है दोनों में, सो a स्क्वायर बोले तो √2 का स्क्वायर। फिर बीच में आएगी नेगेटिव माइनस साइन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सो इट विल बिकम माइनस। देन b is √5, so √5 square। So finally your answer is √2 minus √5 upon √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 minus √5 का स्क्वायर आ जाएगा 5। So finally your answer is √2 minus √5 upon 3। In this way you have to perform division, or in proper words rationalization of irrational number। ठीक है। और भी इसमें एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे तो दोनों इरेशनल है, एक अगर रैशनल आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आए रैशनलाइजेशन तो ऐसे ही होगा, सेम मेथड से। जैसे अगर आपको दिया है 5 अपॉन 2 प्लस 3, 2 माइनस ले लेते, चलो 2 माइनस 3√5। ओके, फिर क्या करेंगे हम लोग? सेम जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी देखो कॉन्जुगेट निकालते समय 2 एज इट इज, 3√5 एज इट इज। सिर्फ यहाँ पे माइनस था वो मैंने कर दिया प्लस, क्योंकि कॉन्जुगेट लेना है तो माइनस का हो गया प्लस, बाकी सब सेम। आगे क्या करेंगे? अभी ये 5 से दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये जो 5 है इससे इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई होगा। सो 5 2 जा 10, देन 5 into 3 15, so 15√5 अपॉन डिनोमिनेटर में a minus b into a plus b, so a minus b into a plus b become a square, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b is 3√5, so 3√5 का स्क्वायर। so ये आ जाएगा 10 plus 15√5, keep it as it is, अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9 और √5 का स्क्वायर आएगा 5। सो वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो आएंगे 10 प्लस 15√5 अपॉन 4 माइनस 45, 9 5 जा 45, सो वो हो जाएगा -41। सो आपका आंसर आएगा 10 प्लस 15√5
अपॉन -41। फिर ये माइनस साइन आप ऊपर लगा दो तो भी चलेगा, ऊपर लगाई है तो इसको ब्रैकेट देनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही आंसर रखो तो भी चलेगा। दिस इज मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ नंबर सिस्टम। और आगे भी जब तक आपके लाइफ में मैथ्स है तब तक आपके लाइफ में रैशनलाइजेशन रहेगा। सिर्फ इसी टाइप में नहीं, मतलब सिर्फ इर्रेशनल नंबर को रैशनलाइज करना ऐसा नहीं है, बहुत से अलग अलग टाइप में रैशनलाइजेशन काम में आता है। तो इसके रिगार्डिंग और ज्यादा एग्जांपल्स अभी हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्लासिफाई एज रैशनल और इर्रेशनल। मतलब नीचे जो तीन नंबर्स दिए हैं, तीन एग्जांपल्स लिखे हैं, उन्हें हमें रैशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है ऐसे क्लासिफाई करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है? पाई बाय 2। कोरिलेशन सॉल्व करने वाली बात है। पाई क्या है? पाई है इर्रेशनल नंबर व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और एक बात याद रखना, इर्रेशनल नंबर को कभी भी रैशनल नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है, आई रिपीट, if irrational number is divided by rational number then answer is strictly irrational। क्योंकि ये खुद अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर भी क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। क्योंकि जिसका एंड ही नहीं है उसका डिवीजन खत्म कैसे होगा? समझ रहे हो ना? डिवीजन में कैसे हम लोग एक नंबर ले जाते हैं और जब तक लॉन्ग डिवीजन का आखिरी नंबर नहीं आता तब तक डिवीजन चलती है। लेकिन यहाँ पे एंड नंबर है ही नहीं, टर्मिनेट होता ही नहीं, तो फिर डिवीजन भी कैसे टर्मिनेट होगी? डिवीजन भी चलती रहेगी। सो एज पाई इज इर्रेशनल देयरफॉर पाई बाय 2 इज आल्सो इर्रेशनल। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ आई डबल आर लिखा है, इसका मतलब इर्रेशनल है, ये आप लोग को समझ लेना है। इर्रेशनल नंबर एक्चुअली इट इज डिनोटेड बाय q, बट ठीक है, यहां पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा, फिर हमारा आंसर आएगा। दो ब्रैकेट्स दिए हैं, यहां पे लिखा है 2 + √21 - 3 + √21। अब आप लोग बोलोगे ये क्या है? ये इर्रेशनल है। ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। फिर आंसर क्या होना चाहिए? पता नहीं, क्योंकि कुछ भी फिक्स बोला नहीं जा सकता जब तक सिंपलीफाई नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइम पे तो डायरेक्ट सिंपलीफाई कर दो। सो 2 + √21 लिख लिया, ये माइनस साइन आगे दोनों को अप्लाई हो जाएगी। सो इट विल बिकम -3 - √21। अब ये प्लस √21 माइनस √21 गेट्स कैंसिल आउट और आपका आंसर आएगा 2 - 3 - 1। अब ये -1 रैशनल है कि इर्रेशनल है? इट इज रैशनल। सो ये हो गया आपका आंसर रैशनल। ठीक है, अभी थर्ड वाला उसको देखते हैं वो क्या आता है। अब आप लोग को √7 दिख रहा है, √28 दिख रहा है, आप लोग सोचोगे डायरेक्ट इर्रेशनल ही होगा, जरूरी नहीं है, पहले सिंपलीफाई करो। सो 2√7 अपॉन ये 28 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 2 * √7 * 4। ठीक है, 7 × 4 = 28। अब ये 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 2, वो बाहर आ जाएगा। सो वो हो जाएगा 2√7 अपॉन ये 2 इनटू 4 का स्क्वायर रूट जो बाहर आएगा वो 2 इनटू √7। अभी देखो √7 गेट्स कैंसिल आउट, दिस 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसिल आउट। पहले ही हो जाता था वो, तो आंसर क्या आया? 1/2। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 2। 1/2 रैशनल है कि इर्रेशनल है? रैशनल है। सो आंसर आएगा रैशनल। ठीक है, सो कोई भी अगर आपको दिखाया जाता है कि रैशनल है कि इर्रेशनल है, थोड़ा सा पहले सिंपलीफाई करो, कैंसिलेशंस होते हैं क्या वो चेक करो और फिर अपने कंक्लूजन पे आपको पहुंचना है। गलती से मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि इर्रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल को क्यू से नहीं डिनोट करते, रैशनल को करते हैं। मैं अपनी एक मिस्टेक मैंने चेक कर ली। ठीक है, सो अभी देखते हैं यहाँ पे फाइंड लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। अभी जो हमने देखा था 2 मिनट पहले थ्योरी में जब पढ़ा रहा था, लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर या फिर उसको बोला जाता है लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, दोनों भी वर्ड करेक्ट है। तो देखते हैं, इसमें हमें सबसे पहले लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो एक का निकालो। जैसे √18 है तो √18 को मैं लिख सकता हूं √9 * 2 माइनस √50 को कैसे लिख सकता हूं? परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में 25 * 2 ना 18 को स्प्लिट किया 9 * 2 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 50 को स्प्लिट किया 25 * 2 25 परफेक्ट स्क्वायर है। ये 9 का स्क्वायर रूट आ गया बाहर 3 और ये √2 एज इट इज, माइनस 25 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 5 और ये √2 एज इट इज।
ठीक है, अभी ये दोनों में जो थर्ड है इरेशनल पार्ट है वो कॉमन है √2 अगर √2 दोनों में कॉमन है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो आंसर 3 - 5 3 - 5 इज -2 और ये √2 एज इट इज। सो ये जो है वो एक्चुअली सिर्फ -2 √2 है, उसको बड़े फॉर्म में लिखा है, सिंपलीफाई करके सिर्फ -2 √2 मिलता है। सो व्हिच इज लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर? सो देयरफॉर लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर को मैं LRF लिखता हूं, इसके इनिशियल लेके LRF लिखता हूं, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। सो LRF इज इक्वल टू ओनली √2, सिर्फ ये लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है जो इररेशनल पार्ट है पूरे सिंपलीफिकेशन का। दिस इज योर लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। एनी डाउट? चलो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे अभी देखो 3√2 + 2√3। अब देखो इसमें कुछ सिंपलीफाई हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ कॉमन निकल सकता है, कुछ भी नहीं। तो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा? वो खुद ही यहाँ पे लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं, मतलब चेंज नहीं होगा, तो वो पूरा जो नंबर है वही खुद लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ऐसा हमें बोलना पड़ेगा। सो इट इज LRF इज इक्वल टू इटसेल्फ, वो खुद ही, क्योंकि इससे इसमें कुछ भी सिंपलीफाई नहीं हो सकता, ऑलरेडी 2 3 छोटे और कॉमन निकलते नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकती क्योंकि दोनों अलग-अलग है, तो वही लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अभी इसकी बात करते हैं। इसमें देखो आप लोग बोलोगे इसमें भी तो कुछ नहीं हो रहा है, हो सकता है। क्या होगा? ये यहां पे 3 है और ये जो 15 ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे से 3 कॉमन निकल जाएगा। सो ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे कॉमन निकालना मतलब क्या? डिवाइड करना। सो 3 से 15 को डिवाइड किया, यहाँ पे बचेगा 5, वहां बचेगा √2। सो दिस इज योर लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो फाइनली आंसर लिखते समय हम लिख लेंगे LRF लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज 5 - √2, उसमें फिर 3 को इनरोल करने की जरूरत नहीं। सो अगर आपको लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने को कहा है तो ये मेथड से आपको निकालना है। पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, फिर देखो जो इररेशनल पार्ट बचेगा दैट इज योर लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर या फिर लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा, जिसमें हमें एक्चुअल रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें आपको रैशनलाइजेशन कैसे करना है वो भी रिवीजन हो जाएगी और थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी हो जाएगा। सो क्वेश्चन में बोला है फाइंड A एंड B इफ 5 + 3√2 upon 5 - 3√2 is equal to A + B√2। ये गिवन है, ये दोनों इक्वल है ऐसा गिवन है, तो ये कंडीशन का यूज करके मुझे A और B फाइंड करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इधर A और B दिए हुए हैं, उसको पूरा एंड तक एज इट इज रखो और ये जो LHS है इसको सिंपलीफाई करो। जिस भी साइड, जैसे ये इधर होता तो उसको एज इट इज चलाते, मतलब जो साइड रेडीमेड दी है इसको तो कोई सिंपलीफिकेशन हो ही नहीं सकता, तो इसको ऐसे ही हमें एंड तक चलाना है। इसको हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। कैसे? चलो देखते हैं। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए पहले तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। सो 5 + 3√2 एज इट इज अपॉन 5 - 3√2 एज इट इज। अभी मुझे रैशनलाइज करना है, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो वो खुद ही लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है? 5 और ये 3√2 लिख दिया, बीच में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। सो वही जो आया है सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 5 + 3√2 से मल्टीप्लाई किया और 5 + 3√2 से ही डिवाइड किया। क्वेश्चन रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, इज इक्वल टू सामने आ जाएगा A + B√2 एज इट इज। ठीक है, अभी देखो ऊपर क्या है? 5 + 3√2 5 + 3√2 दोनों के दोनों सेम है मतलब क्या? होल स्क्वायर हो जाएगा। A + B * A + B, तो इट इज A + B होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैसे आता है? A स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर प्लस 2AB, सो 2 * 5 * 3√2 प्लस B स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? A + B * A + B दोनों सेम आ गए ना, इट्स जस्ट ए कोइंसिडेंस गाइस। यहाँ पे वो दिया क्वेश्चन ऐसा इसलिए, हर बार जरूरी नहीं कि वो सेम रहे। आया है तो डायरेक्ट A + B होल स्क्वायर का रूल मैंने यूज कर लिया। जो आइडेंटिटीज हमने सीखे है वो यूज करने के लिए तो सीखे है, एप्लीकेबल है वो। सो डिनोमिनेटर में, अभी डिनोमिनेटर में क्या होगा? A - B * A + B, जो थोड़ी देर पहले हमने आइडेंटिटी देखी। A + B * A - B, इट इज A² - B², तो बाजू वाले का स्क्वायर, सो 3√2 का
और सामने वाला एज इट इज a प्लस b रूट 2 रिमेन्स एज इट इज। अभी देखो ऊपर क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 are 10 10 3 are 30 so it is 30 रूट 2। यहाँ पे स्क्वायर निकालते समय 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 सो 9 2 का आंसर आ जाएगा 18 और डिनोमिनेटर में भी 5 का स्क्वायर 25 और 3 रूट 2 का स्क्वायर अभी हमने निकाला व्हिच इज 18। ओके सो इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2। अभी देखो 25 प्लस 18 हाउ मच 25 प्लस 18 is 43 so 43 प्लस 30 रूट 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 25 माइनस 18 25 माइनस 18 इज 7 सो अपॉन 7 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2। अभी देखो इसको अरेंज करना है हमें इसके फॉर्म में। कैसे करेंगे ये जो 7 है वो दोनों को सेपरेटली दे दिया जाएगा सो इसका फॉर्मेट बनेगा 43 अपॉन 7 प्लस 30 अपॉन 7 रूट 2 आ रहा है समझ में इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2। अभी देखो जो रैशनल है उसके साथ रैशनल इक्वेट होगा और जो इरैशनल है उसके साथ इरैशनल इक्वेट होगा रूट 2 की जगह है। देखो प्लस के जगह प्लस है रूट 2 के जगह रूट 2 है तो a के जगह कौन है 43/7 b के जगह कौन है 30/7 सो देयरफॉर फाइनली आंसर लिख देते हैं a is equal to 43/7 and b is equal to 30/7। दिस इज योर आंसर। ये मेथड से आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें a और b फाइंड करना है और रैशनलाइजेशन कैसे करना है वो भी आपको इस क्वेश्चन में पढ़ा दिया गया है। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है if x is equal to 5 minus 2 root 6 if x is equal to 5 minus 2 root 6 then find x square plus 1 upon x square। अभी देखो x है मेरे पास तो x square मिल सकता है लेकिन 1 upon x तो नहीं है ना तो पहले क्या करते हैं 1 upon x हम लोग फाइंड कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे का। पूरा प्लान अभी बनाने की जरूरत नहीं है धीरे धीरे स्टेप वाइज जाते हैं तो पहले 1 upon x फाइंड कर लेंगे x का यूज करके। सो नाउ 1 upon x is equal to 1 upon x कैसे आएगा 1 upon x will become 1 upon 5 minus 2 root 6 ठीक है। सो इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे इसको हमें करना पड़ेगा रैशनलाइज करेंगे तो हमें 1 upon x की वैल्यू मिलेगी। सो तो कर लेते हैं therefore 1 upon x is equal to 1 upon 5 minus 2 root 6 into इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कॉन्जुगेट में क्या होता है सिर्फ बीच में की साइन चेंज होती है बाकी सब सेम रहता है सो वो हो जाएगा ठीक। सो देयरफॉर अभी न्यूमरेटर में तो 1 ही है तो 1 into एनीथिंग सेम सो वो एज इट इज रहेगा 5 plus 2 root 6 और डिनोमिनेटर में a minus b into a plus b so it will become a square तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अभी डायरेक्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। यहां पे हमने देख लिया a square minus b square ऐसे लिखते फिर निकालते अभी डायरेक्ट करते हैं। सो a square 5 का स्क्वायर 25 और b क्या है 2 root 6 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 सो 4 6 जा 24 सो माइनस 24 आ रहा है समझ में। तो 25 माइनस 24 होता है 1 का तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं डिनोमिनेटर में इसलिए आपका 1 upon x का आंसर आ जाएगा 5 plus 2 root 6 ओनली ठीक है। अभी देखो मुझे x square plus 1 upon x square निकालना है तो क्या करेंगे स्क्वायर निकालते बैठेंगे नहीं इसके लिए ट्रिक मैं बताता हूं आपको। देखो x plus 1 upon x का क्या फॉर्मूला आएगा अगर मैं x plus 1 upon देखो मेरे पास x भी है 1 upon x है दोनों की वैल्यू है मेरे पास अगर इसका स्क्वायर में करता हूं क्या फॉर्मूला आएगा आपका सो x plus 1 upon x square is a plus b whole square के रूल से आएगा सो इट इज a square मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab सो प्लस 2a is x b is 1 upon x प्लस b square सो 1 upon x का स्क्वायर आ जाएगा 1 upon x स्क्वायर यहां पे x कैंसिल हो जाएगा तो देखो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 upon x स्क्वायर। तो अभी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग यहां पे x की वैल्यू डालते हैं x की वैल्यू क्या है 5 minus 2 root 6 so it is 5 minus 2 root 6 प्लस यहां पे 1 upon x की वैल्यू क्या है 5 plus 2 root 6
सो इट इज 5 प्लस 2 रूट 6 हो गया। इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं इज इक्वल टू, सामने देखो सामने क्या है, ये x स्क्वायर है, ये 1/x स्क्वायर है और ये बचा हुआ प्लस 2 है, उसको अलग से लिख लिया मैंने। सो सेम है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, मिल जाएगी क्योंकि ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी, सिर्फ ये बचा है तो वो तो रेडीमेड मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस 2 रूट 6 और प्लस 2 रूट 6 गेट्स कैंसिल आउट, यही तो फायदा मुझे चाहिए था। सो अभी देखो 5 प्लस 5 10 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर और ये प्लस 2 जो था उधर वो इधर आके माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही आपको चाहिए। तो देखो 100 स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो फाइनली योर आंसर इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इक्वल टू 98। दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा सा हमें सोचना है, लेकिन रैशनलाइजेशन ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कंपलसरी है। मैंने इसमें अलग अलग टाइप्स के और क्वेश्चन लिए हैं, ये टाइप में और भी थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आप इन सब का क्वेश्चन का रेफरेंस अगर लेते हो तो आपको वो क्वेश्चन जमने चाहिए। अगर नहीं आता है सॉल्व करने में ये टॉपिक में या फिर इससे रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर नासिक से हो तो सदमती एकेडमी की कॉलेज रोड या फिर मसूरी कोई भी ब्रांच में विजिट करके आप अपना डाउट पर्सनली मुझसे क्लियर करवा सकते हो। और ये जो वीडियोस चल रहे हैं अगर 8 9 10 11 12 सारी स्टैंडर्ड के लिए ये चैनल पे वीडियोस मिलते जाएंगे, तो वो वीडियोस को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। Have a nice day. Goodbye.